चलो वी स्टार्ट विद इलस्ट्रेशन 15 पेज नंबर 15.72. एकदम बेसिक सा सम है. कल अपन ने जो वो कन्वर्जन रेट वगैरह के बारे में सीखा था उसके ऊपर. ठीक है. अच्छा, एक जस्ट बिफोर स्टार्टिंग ऑल द सम्स, अगर कुछ भी नहीं दिया है ना, यू कैन अज्यूम इट टू बी एन इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन. अगर कुछ भी नहीं दिया है क्वेश्चन में कि इंटीग्रल है नॉन इंटीग्रल, इंटीग्रल मान लेने का. ओके. ऑन 31st December X2 the following balances appeared in the books of Chennai branch of English firm having HO in New York. यहाँ पे कुछ सीन है क्या पहले सेंटेंस में? यहाँ पे तो HO ही न्यूयॉर्क में. हाँ, यहाँ पे यू हैव टू बी केयरफुल. आपका ब्रांच इंडियन है, HO न्यूयॉर्क है. ठीक है. तो आप कन्वर्ट डॉलर्स से रुपीज में नहीं करोगे, आप रुपीज से डॉलर्स में करोगे. ठीक है. एंड दैट इन्वॉल्व्स डिवीजन, नॉट मल्टीप्लीकेशन एक्सचेंज रेट से. अच्छा, आपको रुपीस का ट्रायल बैलेंस दिया है. रुपीज आपका फॉरेन करेंसी है सब में. ठीक है. आपको रुपीस का ट्रायल बैलेंस दिया है. ओपनिंग स्टॉक, परचेज, सेल, डेटर, क्रेडिटर, बिल, रिसीवेबल, पेएबल, सैलरी, रेंट, फर्नीचर, बैंक अकाउंट एंड न्यूयॉर्क अकाउंट. नहीं, न्यूयॉर्क अकाउंट क्या है? HO अकाउंट है. ठीक है. ब्रांच बुक्स में HO अकाउंट. फिर ये ट्रायल बैलेंस टैली होता है. फिर स्टॉक ऑन 31st December वॉज 6,37,500. अच्छा, फिर ये क्लोजिंग स्टॉक भी दिया है वो लोग ने रुपीज में. ब्रांच अकाउंट इन न्यूयॉर्क बुक्स शोड डेबिट बैलेंस ऑफ 13,400 on 31st December X2 and furniture appeared in HO books at 1750. अच्छा, दो ऐसे आइटम्स है जिसका आपको कन्वर्जन करने का जरूरत नहीं है, उसका वैल्यूज HO को पता है. देखो, आपका जो ब्रांच अकाउंट इन HO बुक्स है, HO अकाउंट इन ब्रांच बुक्स है, इसको आपको कभी भी कन्वर्ट नहीं करना पड़ता है ऑन एनी रेट. बिकॉज अगर ब्रांच अकाउंट में HO बुक्स जो भी करेंसी में, HO अकाउंट में ब्रांच HO बुक्स में ब्रांच अकाउंट वही चीज का ऑपोजिट लेजर मेंटेन करता रहेगा अपने होम करेंसी में, तो आपको वो लेजर के लिए कभी भी कन्वर्जन नहीं करना पड़ेगा. ठीक है. वो आपको डायरेक्टली दूसरे करेंसी में अवेलेबल रहेगा. बिकॉज सामने वाला पार्टी दूसरे करेंसी में ऑपोजिट अकाउंट मेंटेन करके रखता है. अभी ये वाले सब में इनको एडिशनली फर्नीचर के भी बारे में पता है. वो प्रोबेबली इसके लिए रहेगा कि अभी ऐसे देख के लग नहीं रहा है, बट द रीजन कुड हैव बीन दैट HO ने उनका वो फर्नीचर का अकाउंट मेंटेन किया जैसे बहुत सारे सम्स में करते हैं. बट यहाँ पे प्रोबेबली वो सिनेरियो नहीं है. ऐसा क्यों? बिकॉज फर्नीचर अकाउंट अभी भी ब्रांच के टीबी में दिख रहा है. अगर वो HO के पास अपन ट्रांसफर करते कि भाई तुम उसका डेप्रिसिएशन वगैरह करो, तो वो HO के पास चला जाता, ब्रांच के टीबी में नहीं दिखता था. ठीक है. तो ठीक है. बट यहाँ पे फॉर सम रीजन HO को पता है कि फर्नीचर का भी वैल्यू क्या है, तो वो भी अपन कन्वर्ट नहीं करेंगे. फिर एक्सचेंज रेट्स दिया है. 31st December X1 को 52, 31st December X2 को 51 एंड एवरेज रेट 50. ओपनिंग, क्लोजिंग एंड एवरेज रेट्स दिया हुआ है. प्रिपेयर इन HO बुक्स द PNL एंड बैलेंस शीट ऑफ द ब्रांच अज्यूमिंग इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन. ठीक है. तो आपको PNL बैलेंस शीट बनाना है HO के बुक्स में, ब्रांच वाला. तो वो PNL बैलेंस शीट कौन से करेंसी में बनेगा? डॉलर्स में बनेगा. तो ये रुपीस का ट्रायल बैलेंस आपको एज इट इज कोई काम का नहीं है, तो पहले इसके साथ क्या करना पड़ेगा? कन्वर्जन. ठीक है. विल डू कन्वर्जन फर्स्ट. तो अपन पहले बनाते हैं कन्वर्टेड ट्रायल बैलेंस इन डॉलर्स. इसमें पर्टिकुलर्स के अलावा 5 अमाउंट कॉलम बनेंगे. पर्टिकुलर्स डेबिट क्रेडिट पहले रुपीस में होगा, देन आप रेट लिखोगे जिस पे आप कन्वर्ट कर रहे हो, देन यू विल हैव डेबिट क्रेडिट इन डॉलर्स. इसको स्ट्रेट बनेंगे, वर्टिकल बनेंगे. ट्रायल बैलेंस वर्टिकली बनता है. ऐसे भी बनता है. तो से आता है तो वर्टिकली मतलब मैं क्वेश्चन वाले टीबी बना रहा हूँ, बट खाली उसमें 2 कॉलम मेरा आंसर वाला जोड़ रहा हूँ. ऐसा फॉर्मेट समझा आपको? टीबी बनाओ जरा खुद से. आपका ये देखो, मैं जिधर लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ यहाँ तक तो क्वेश्चन ही है. ठीक है. आपको नेक्स्ट 3 कॉलम ही भरने का है. फॉर फर्नीचर एंड HO अकाउंट इन ब्रांच बुक्स वो कुछ रेट बीट यूज मत करो. हाँ, बैलेंस क्या बैलेंस? बैलेंसेस है ना वो, इसलिए नहीं, उसके लिए नहीं, वो डायरेक्टली दिया हुआ है अपने को.
उसका डॉलर वैल्यू दिया हुआ है, अपने को निकालना नहीं है। उनसे एवरेज रेट पे देना। नहीं नहीं, तुम लोग इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन में पढ़ो ना, क्या क्या पढ़ा था, सब कुछ एवरेज रेट पर ही जाएगा। पूरा बैलेंस शीट तो बैलेंस ही है। नहीं, आपका इसमें जो सेल परचेस है वो बैलेंस थोड़ी है, वो ट्रांजैक्शन है। वो पूरे साल में बता रहे थे वो एवरेज रेट पे होगा। हाँ, एवरेज रेट पे जो फिक्स्ड एसेट है वो सब ये क्लोजिंग रेट पे जाएगा ना। फिक्स्ड एसेट का तुमको वैल्यू दिया हुआ है, और अगर नहीं भी दिया रहता तो ओरिजिनल रेट पे जाता था वो, आपके नॉन मॉनेटरी असेट्स। हाँ। फिक्स्ड एसेट और इन्वेंट्री, ये दो ही मेरे हिसाब से ट्रायल बैलेंस में नॉन मॉनेटरी असेट्स है। जो रिसीवेबल पेएबल इन कैश ऐसा नहीं है। तो ये जो मॉनेटरी वाला है बैलेंस है, उसमें डेटर चौथा पाएगा। डेटर, क्रेडिटर, बिल वो सब रिसीवेबल, closing rate पे हाँ वो सब क्लोजिंग रेट पे जाएगा। सैलरी का वो सब भी एवरेज रेट ट्रांजैक्शन है वो। सर सबको ओपनिंग स्टॉक और सबको ऐसा बनाना है, मतलब बैलेंस में सब भी डालना है ना फिर। हाँ सब जाएगा, क्लोजिंग स्टॉक के अलावा सब जाएगा। ओपनिंग स्टॉक को क्या रेट पे करोगे? ओपनिंग रेट पे करोगे क्या खाली? उसके लिए अलग से ओपनिंग रेट काम में आता है। अगर सब में स्पेसिफाई स्पॉट रेट दिया वो दिन का तो वो हाँ तो यूज करना पड़ता है, बट ऐसा बहुत मुश्किल है सम को देना। ओपनिंग स्टॉक का एवरेज पे लगेगा। ओपनिंग रेट पे लगेगा, उसके लिए अलग से दिया है ना। सर इन लोगों ने फर्नीचर का वैल्यू दिया है, वो नॉन मॉनेटरी एसेट है। हाँ, अगर उन लोगों ने वैल्यू नहीं दिया होता तो कैसे करके उसको वैल्यू अपन क्वेश्चन को अपने को ओपनिंग रेट नहीं, क्वेश्चन विल हैव टू गिव अस द रेट ऑफ द डेट व्हेन फर्नीचर वाज व्हेनेवर परचेज्ड। अपन क्या लिखा है अपन ने? ओरिजिनल रेट लिखा है ना उसमें नोट्स में, जिस दिन हुआ था उस दिन का रेट। सर हाँ जो फर्नीचर का 91,000 है ना, हाँ, और 1750 था, अगर वो 52 आ रहा है मतलब कन्वर्जन रेट, तो ऐसा 52 क्यों आया? ओपनिंग के इससे है कुछ गलती से आया है, मतलब उसका कोई रेलेवेंस नहीं है। सर परचेज से लास्ट यस, बैंक क्लोजिंग रेट पे जाएगा। यस। फर्नीचर में डायरेक्ट डेबिट डॉलर में लिख देंगे ना। नहीं, फर्नीचर में रुपीज में लिखो तुम, रेट वाला कॉलम ब्लैंक छोड़ो बिकॉज तुमको यूज नहीं कर रहे हो। डेबिट में वही 1750। सर डेबिट में है इसलिए लॉस है ना। क्या चीज़? हाँ, अगर डेबिट में आया तो लॉस है। राइट, फाइनल का लेक्चर क्लोजिंग पे आएगा। डेटर क्रेडिटर क्लोजिंग पे आएगा। सर डेबिट में है इसलिए लॉस है, कैसे मतलब मेरे को समझा नहीं। डेबिट आइटम इन ट्रायल बैलेंस विल आइदर बी एन एक्सपेंस और एन असेट। बराबर कर रहा है। बैंक इस पे लेने का बैंक क्लोजिंग रेट। क्लोजिंग रेट बैंक
वहाँ से ये fund। अबे यार परचेज चेंज हाँ। ट्रांजैक्शन मतलब और उसमें कुछ दिया नहीं होता है यहाँ पे It's receivable, bill payable. क्लोजिंग रेट एक मिनट ऐसा बता Salary is rate, rate in tax is equal to people average rate से सीधा ही होगा Yeah, that's it, that's it. it is closing rate newspaper closing rate Energy कुल कितने? सर बिल्स पेएबल और रिसीवेबल क्लोजिंग रेट आएगा। स्टॉक अपनी Opening rate. सर इन लोगों ने इसमें बोला है कि एचओ बुक बनाना है ना। एचओ बुक्स में ब्रांच का ट्रेडिंग पीएनएल बनाना है। अच्छा तो जो भी बैलेंस शीट होगा ब्रांच का अभी उसमें एचओ आएगा कैपिटल की जगह पे। सर सैलरीज और रेंट जो कि वो एवरेज रेट पे है एवरेज रेट यस। तो सर ये टैली होगा कि नहीं होगा टैली नहीं होगा नहीं होगा, अलग अलग रेट से मल्टी। उसके बीच का ये रहेगा ना Forex। फॉरेक्स गेन लॉस रहेगा। नहीं, परचेज एंड सेल ट्रांजैक्शंस है ना, बैलेंसेस नहीं। पीएनएल आइटम्स आर ट्रांजैक्शंस, बैलेंस शीट आइटम्स आर बैलेंसेस। पहले लिया होगा ना परचेज हाँ बट सिर्फ पहले दिन पे थोड़ी परचेज किया होगा, थ्रू आउट द ईयर किया होगा ना, उसके लिए एवरेज रेट। नहीं, कैसे हो जाएगा क्वेश्चन में दिया ही रहेगा, रेट्स अपन ढूंढ नहीं सकते, देंगे वो लोग। सर बैंक अकाउंट एवरेज रेट लगेगा नहीं, बैंक अकाउंट इज अ बैलेंस, पर वो मॉनिट क्लोजिंग रेट पे जाएगा क्लोजिंग रेट पे जाएगा। मॉनेटरी बैलेंस तो ऑनलाइन का कोई एग्जांपल दो। फिक्स्ड असेट्स, इन्वेंट्री, प्रीपेड वगैरह, जो तुमको कैश में रिसीव या पे नहीं होने वाले हैं, वैसे असेट्स एंड लाइबिलिटीज। सर पर बेचा तो अगर बेचा तो हाँ बट फिक्स्ड असेट का जो वैल्यू है, इट डज नॉट मीन कि इतना कैश तुम्हें मिलने वाला है। इट इज जस्ट द नॉन डिप्रिशिएटेड वैल्यू, और उसको तुम यूज करके रिकवर करोगे, वो उस इंटेंशन से तुमने रखा है। Right? Total value. और नीचे भी वो डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड और क्या है ये? गेम में खाएगा ना दो की और सेल कर रहा है वो तो ये 10 वाली मेरा ट्रायल बैलेंस आएगा ना, बिकॉज एसेट होगा ना रिजर्व टाइप होगा 2000 आ रहा है ना। हाँ। एक मिनट देखते हैं तो हम लोग अभी PNL बनाना है। इफ 2000 इज योर डेबिट वाले साइड पे बैलेंसिंग फिगर, हो तुम्हारा आंसर बराबर है। और ये डेबिट है तो ये लॉस है। 2000 का डेबिट साइड आ रहा है डेबिट साइड आएगा तो वो लॉस है। फॉरेन लॉस तो वो लिख ले हाँ। वो लिखा हुआ। टीबी में आएगा ना, वरना टीबी हैज टू बी टैलिड इफ यू हैव टू मेक एनीथिंग। तो क्या लिखा है? फॉरेक्स लॉस, लॉस ना। हाँ टू क्या लिखना फॉरेक्स लॉस। हाँ आप भूल गए कहाँ पर है 7377 टीबी टैलिड है तो तुम पीएनएल बैलेंस शीट बनाना चालू कर सकते हो। बनाओ ट्रेडिंग पीएनएल बैलेंस शीट, छोटा छोटा सा ही बनेगा एकदम, ज़्यादा लाइन आइटम्स नहीं। 2000 Average.
ये फॉर्मेट यूनिवर्सल होता है ट्रेडिंग के लिए। इसके अंदर देख सकते हो कि मतलब कंट्री टू कंट्री डिपेंड करता है। नहीं अच्छा, कंट्री टू कंट्री डिपेंड करता रहेगा, बट मोस्टली यही है सब जगह पे। अपने को फ्रॉम एकेडमिक पर्सपेक्टिव फर्क नहीं पड़ता है, अपन टी फॉर्म में बनाएंगे। ऑब्वियसली जब तू कंपनी वंपनी पे जाता है तो ये बिल्कुल भी तुम्हारा ट्रेडिंग पीएनएल का फॉर्मेट नहीं है, ये डॉलर्स में बनेगा। परचेज एंड सेल्स कितना है डॉलर में? सेल्स 31250 और 4687 4387 4687 सर जो फॉरेक्स लॉस और डायरेक्ट लायबिलिटी में है नहीं, एक्सपेंस में आएगा। एक्सपेंस में डालना है। एक्सपेंस में ही डालना है, एक ही इफेक्ट आएगा बिकॉज इट इज इनसाइड द ट्रायल बैलेंस। रिजर्व का टाइप रहेगा वो। हाँ नहीं, अगर वो नॉन इंटीग्रल है तो वो चीज़ रिजर्व होता है, ये वाला खर्चा है नॉर्मल। क्लोजिंग स्टॉक निकालना पड़ेगा वैसे 637 निकालना पड़ेगा, एज इन उसको भी डॉलर में करना पड़ेगा। 637,500 उसको क्या रेट पे करोगे? क्लोजिंग रेट ठीक है। एक्चुअली ऐसे ही बता रहा हूँ, टेक्निकली वो क्लोजिंग रेट पे इसके लिए नहीं है कि वो मॉनेटरी आइटम है, इसके लिए बिकॉज क्लोजिंग स्टॉक लास्ट में ही होता है, मतलब वो उसका दिन ही प्रेजेंट होने का 31 दिसंबर या जो भी है। कितना आता है ये? 637,500 by 51. 12,500. You should have a gross profit then 13,625 23,625. सर वो जो मटेरियल है ना, मतलब अगर नॉट मटेरियल का मतलब एवरेज रेट लेता है ना, क्या चीज़? अगर ट्रांजैक्शन है और अगर डिफरेंस नॉट मटेरियल है तो हम लोग एवरेज रेट लेते हैं। तो मटेरियल का मतलब कुछ है ऐसा है कि इतना मटेरियल? नहीं जनरली बोला, स्पॉट रेट और एवरेज रेट यूज करने से तुम्हारा आंसर बहुत अलग नहीं आना चाहिए, ऐसा बोलना चाहते हो लोग। बिल्स रिसीवेबल में एवरेज क्यों नहीं? बिकॉज इट इज सिमिलर टू डेटर्स, वो भी एक बैलेंस है। बिल्स रिसीवेबल में अगर मुझे 100 रुपये दिख रहा है, मतलब मुझे 100 रुपये लेना है 31 मार्च को या 31 दिसंबर को। इससे बिल्स रिसीवेबल इज नॉट अ ट्रांजैक्शन। द ट्रांजैक्शन वाज सेल्स या परचेज, वो ट्रांजैक्शन है, वो अक्यूमुलेट होके अभी बिल्स रिसीवेबल बना है, तो वो बैलेंस है। तो उस पे क्लोजिंग रेट आएगा, सेल्स परचेज पे एवरेज रेट आएगा। सैलरी, रेंट और वो एक्सचेंज फॉरेक्स लॉस डालोगे तो तुम्हारा पीएनएल भी हो जाएगा। कितना आ रहा है नेट प्रॉफिट? और 17,500 कितने पे टैली होता है बैलेंस शीट?
चलो किया ये 15th वाला. Once you have made the trial balance, ये आपका P&L बैलेंस शीट बहुत ही सिंपल वर्जन ऑफ P&L बैलेंस शीट है, कुछ भी नहीं है उसमें. किया? चलो इलस्ट्रेशन 16 करते हैं. चलो 16 वाला देखो. S&M लिमिटेड बॉम्बे हैज ब्रांच इन सिडनी ऑस्ट्रेलिया. अभी बराबर हो गया. बराबर मतलब अभी HO इंडियन है और ब्रांच ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स में बनाएगा. ठीक है. सो सिडनी ब्रांच इज इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशंस. At the end of 31st March X2, the following ledger balances have been extracted from Bombay office and Sydney office. वो लोग ने अपने को दोनों का ट्रायल बैलेंस दे दिया है. बॉम्बे का रुपीज थाउजेंड्स में, सिडनी का ऑस्ट्रेलियन डॉलर थाउजेंड्स में. ठीक है. फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज ऑल्सो अवेलेबल. क्लोजिंग स्टॉक दिया है मुंबई का 150, सिडनी का ऑस्ट्रेलियन डॉलर 3125. यू आर रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट द सिडनी ब्रांच टीबी इनटू रुपीस. उतना ही करना है. एक्चुअली वो बॉम्बे का पूरा टीबी ऑलमोस्ट एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है. ऑलमोस्ट उसमें से एक आध चीज अपने को काम में आएगा. यूज द फॉलोइंग रेट्स. ओपनिंग क्लोजिंग एवरेज दिया और फॉर फिक्स्ड असेट्स करके अलग से दिया है. ठीक है. तो फिक्स्ड असेट्स का जैसे पिछले सब में भी एक्चुअली देना चाहिए था, वो लोग ने ओरिजिनल रेट दिया हुआ है अपने को. ठीक है. करो कन्वर्ट करो बस उतना. इस बार तो फर्स्ट वाला पार्टी करना है अपने को, जो इलस्ट्रेशन 15 का. ट्रेडिंग P&L भी नहीं बनाना है. तो रुपीस में करना है इस बार. शेयर कैपिटल को भी करते हैं. है ही नहीं.
एचओ अकाउंट रहेगा उसकी जगह। सर उसका डेप्रिसिएशन मतलब वो भी उसके 18K आएगा, यस। सर जब भी पीपी होता है अगर हम लोग अभी क्या होता है? पीपी हाँ, तो नॉन मॉनेटरी आइटम हो गया ना, फिक्स्ड नॉन मॉनेटरी हो गया। हाँ, हम लोग कभी कौन सा रेट लेते हैं? ओरिजिनल रेट जब उसको एक्चुअली खरीदा था तब का रेट। सर आप जो बोल रहे थे जो सिडनी बॉम्बे का काम आएगा वो गुड्स एंड टू ब्रांच में काम आएगा। वो और ये वाला एचओ अकाउंट का बैलेंस। सर अच्छा तो उसमें जो भी वो लोग सामने अपने पास हाँ डायरेक्टली रुपी अमाउंट अवेलेबल है, बराबर। कौन सा? क्लोजिंग नहीं, वो डेप्रिसिएशन वाले अरे मतलब 18 वाले रेट पे आएगा, असेट वाले रेट पे। वो एक्चुअल की बुक्स सर इधर क्लोजिंग स्टॉक क्यों दिया है? तो आएगा नहीं। क्लोजिंग स्टॉक नहीं आएगा, 18 पे जाएगा। अच्छा तो पीएनएम का बोल रहे बिल्डिंग का नहीं, प्लांट एंड मशीनरी का बोल रहे। बिकॉज जो डेप्रिसिएशन रिजर्व होता है वो जो ओरिजिनल कॉस्ट है उसी का एलोकेशन टू पीएनएल है। सो मतलब डेप्रिसिएशन इज नॉट एक्चुअली अ न्यू ट्रांजैक्शन, इट इज कि तुम्हारा जो एक्चुअल ट्रांजैक्शन है वो था परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट, तुम्हारा खर्चा तभी हो गया, तुम वही ओरिजिनल खर्चे को पीएनएल में धीरे धीरे भेज रहे हो। सो ऐसा समझो कि मैं अभी इस साल के दिए हुए रेट्स तब यूज करता अगर वो एक्चुअली इस साल का ट्रांजैक्शन होता था। Depreciation is I know happening in this year, but it is not actually a new transaction which actually takes place in this year. वो पुराने ट्रांजैक्शन का ही एलोकेशन है, तो मैं उसके लिए पुराना रेट ही कंटिन्यू टू यूज करता हूँ फॉर डेप्रिसिएशन। समझे आपको? हाँ हाँ नहीं, हाँ मतलब उसको ओरिजिनल रेट नहीं लगेगा, दैट इज ओनली फॉर डेप्री। सर वो गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम एचओ जो है उसमें क्यों हम लोग वो जो एचओ ने किया है वो ले? सो ऐसा है कि तुम्हारा रेट्स तुम तब यूज करते हो जब यू आर नॉट श्योर कि उसका एक्चुअल वैल्यू कितना है रुपीज में, या फिर हाँ यहाँ पे रुपीज में, बराबर। तो अभी तुमको ये वाला जो पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन है इसमें तुमको पता है कि इसका रुपीज वैल्यू एक्चुअली कितना है, बिकॉज एचओ ने भी वही ट्रांजैक्शन इस तरफ से किया है। तो इट इज एक्चुअली अ बेटर वैल्यू दैट यू आर टेकिंग, तुम ऐसा अज्यूम्ड वैल्यू नहीं ले रहे हो। सर कमीशन रिसीव पे एवरेज रेट पे जाएगा। हाँ ट्रांजैक्शन है। नहीं, गुड्स सेंड टू ब्रांच एक्चुअल वैल्यू अवेलेबल है तेरे पास रुपीस का, बिकॉज वो एचओ के पास भी रहेगा ना सामने। सर लॉस है। यस लॉस है, फिर से कितना आ रहा है? 216। रेट पे नहीं जाएगा उसका, देखना सामने एचओ के पास उसका एक्चुअल वैल्यू अवेलेबल है ना, एचओ ने भी वही ट्रांजैक्शन किया।
इसके आते ही नहीं foreign। आता है फॉरेन ब्रांच बहुत पूछते हैं, उसमें ये सभी आता है, ऑलमोस्ट टाइम पास समझे ये सब। 696 आया। नहीं 216 216 बराबर 8086 क्रेडिट में काफी है ना? मैं 696 वाला मिल अपना बराबर है। हाँ ना अभी लोग क्या बोल रहे थे? 720 credit। सेवेंटीन्थ वाला चालू करना है तो कर सकते हो। इससे फॉरेन एक्सचेंज गेन तो एक्चुअल में कैश लॉस नहीं हुआ। कोई डेसिमल है नहीं कभी जब किया रहेगा तभी तो वही ट्रांजैक्शन पे किया रहेगा। मतलब ये कैश लॉस तब बनेगा जब एचओ बोलेगा कि भाई तुम्हारा पूरा बैलेंस एक्चुअली मुझे पे कर दो। तभी भी ना ये अमाउंट कैलकुलेट करने के बाद जो अमाउंट आया और जो एक्चुअल में कैश बैंक बैलेंस क्या रहेगा उसके बीच में डिफरेंस आएगा। हाँ 15 जैसे करना है। PNL balance। सर जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन दिए हो सर वो जो ट्रायल बैलेंस का ये पार्ट नहीं होगा ना? नहीं एडिशनल इन्फॉर्मेशन ट्रायल बैलेंस का पार्ट नहीं रहेगा। टेबल में देखा नहीं वही आएगा ना ट्रायल ट्रायल बैलेंस में वो आएगा बट तुमको इसमें पीएनएल बैलेंस शीट भी बनाना है तो उसके लिए वो लेना पड़ेगा। वो सब लेना ट्रायल बैलेंस में नहीं आएगा। रेवेन्यू स्टेटमेंट हाँ पीएनएल तो इसमें ट्रायल बैलेंस पूछा ही नहीं है ना तो बनाना तो पड़ेगा ना ऑटोमेटिकली। तो नहीं मतलब एडिशनल इन्फॉर्मेशन का कुछ बनाते नहीं आएगा पता क्या बाकी जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन है उसको भी बनाना पड़ेगा ना। देखो काम में आएगा पीएनएल बनाने में, मतलब तू चाहिए तो उधर का उधर ही कर लेना जब पीएनएल बना रहे हैं। मैं काउंट कर ट्रायल बैलेंस में नहीं डालेंगे कौन सा चीज? एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो भी नहीं 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 डालेगा। तो नाम फॉरेन एक्सचेंज ट्रांसलेशन नहीं नहीं इसमें तो ये नॉर्मल फॉरेक्स गेन लॉस ही रहेगा ना। नॉन इंटीग्रल दिया है क्या? नॉन इंटीग्रल ऐसा कुछ दिया है क्या? हाँ तो इट विल बी नॉर्मल फॉरेक्स गेन लॉस। डेबिट में तो लॉस। सर अगर अभी भी एवरेज में दिया रहता है तो हम लोग खुद निकाल सकते हैं अगर opening में दिया है तो। नहीं ओपनिंग और क्लोजिंग का एवरेज रेट नहीं होता है। क्योंकि और एक समय डिफर हो रहा था मतलब होगा ही। एवरेज रेट इज द रेट विच वाज प्रेवलेंट ड्यूरिंग द ईयर। वो जरूरी नहीं है कि 1 अप्रैल और 31 मार्च के बीच में ही रहेगा। इसमें जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन दिया है उसका भी इफेक्ट हम लोग को डालता है। नहीं। सर पॉइंट में लिखा तो चलता है कि राउंड ऑफ करें। ये वाले सब में बोला है 2 डेसिमल्स तक करना है। ये जॉब का करंट एक ही बस हो गया हो जाएगा वो कम को थोड़ा
सर इसमें फिक्स्ड एसेट का कुछ दिया नहीं तो कंप्यूटर का क्लोजिंग रेट पे होगा। फिक्स्ड एसेट का दिया नहीं है। कंप्यूटर का बोला है ना वो 6000 के रेमिटेंस के बाद अक्वायर हो। ओरिजिनल अपने को वैल्यू ही दिया। 6000 डायरेक्ट लिख लेना। हाँ बट उसमें डेप्री करना पड़ेगा ना। बट वो तो ट्रायल टीबी के अंदर, हाँ टीबी के अंदर लिख डायरेक्ट। सर मतलब कंप्यूटर का वैल्यू 600 हाँ पर वो तो रेमिटेंस का वैल्यू है ना 1000। तू 6000 रेमिट करके कंप्यूटर लिया ऐसा बोला है। हाँ पर पेड टू द सप्लाई मतलब नॉर्मल सप्लाई कंप्यूटर का कंप्यूटर का सप्लाई तूने कंप्यूटर परचेज किया है 6000 में वैसा बोला है। सप्लायर कंप्यूटर है ना। क्लोजिंग स्टॉक को एक ट्रायल बैलेंस क्लोजिंग स्टॉक कब से आने लग गया रे ट्रायल बैलेंस में? क्लोजिंग स्टॉक लिया तो फॉरेक्स गेन और लॉस तो जो करेक्ट क्लोजिंग स्टॉक फॉरेक्स गेन लॉस को इम्पैक्ट नहीं करता है बिकॉज क्लोजिंग स्टॉक का तू समझ रुपीज से डॉलर में कन्वर्ट किया, उसके बाद तू उसका दो इफेक्ट देगा, दोनों सेम डॉलर वैल्यू पे देगा ना इफेक्ट, तो एक डेबिट एक क्रेडिट, इसीलिए उसका गेन लॉस पे इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। सर आपने जो भी जून 2019 में दिया था मई तो इलेक्शन का भी देता भाई। इलेक्शन था ना, उसलिए हम लोग का मई 1 की जगह मई 27 को हुआ था एग्जाम, एक 20 दिन। हाँ बट इलेक्शन की वजह से 20 दिन आगे गया था एग्जाम। एग्जाम देकर पहले फिर आईपीएल बात हमारा होने का भी अच्छा खासा चांस आगे जाएगा तुम्हारा, स्लाइटली आगे जाएगा। इलेक्शन स्टार्ट बाय 15 तो पोस्टपोन भी प्रीपोन भी कर सकते हैं। प्रीपोन कभी नहीं करते वो लोग, फर्स्ट में के पीछे कभी नहीं जाएगा, ऐसे एकदम अश्योरिटी रहता है उस चीज़ का। जितना पेपर डिले होता था हार्ड नहीं ऐसा कुछ नहीं होता, वो लोग पेपर बना के रखते हैं, वो लोग खाली कब रिलीज करना है वैसा। किस चीज में फॉरेक्स गेन आ रहा है 0.04 उतना कमा रहा है? ओवर है। ये लोगों ने दिया ही नहीं है। अरे इन 2000 ना so into इन 1000 से इंडियन इसमें देख लेना। डॉलर का तेरे भाई अरे इन्नत के तो तू जो आ जाए तो रुपये 40 रुपया तो भी कितने बात है जो है लोगों को बैलेंस आ रहा है। ये लोग को बैलेंस हो रहा है, अरे जो डेसिमल में वो लोग को हाँ तुम भी बैलेंस ही रखो। 0.04 के लिए पीएनएल में मत डालो कुछ। એટલે probably look at कारण आएगा भाई ये ट्रेडिंग गेम है मेरे को 0.67 आ रहा है। 0.67 का कितना था? क्रेडिट
डेबिट वाला है वो फिगर क्या है? PNL बना लिया 81,734.62 और उसमें प्लस 6.67 अच्छा आज मतलब 0.05 का ही है ना? ये डेली PNL का हाँ ठीक है उसको बैठ कर 40 रुपए की क्या है? सर तो एग्जाम में इतना छोटा अमाउंट दिखा तो ये बैलेंस दिखाना पड़ेगा दिखाना पड़ेगा ऐसा नहीं, डिफरेंस ठीक है, बेटर ऐसे दिखा देने का मतलब फर्क नहीं पड़ता उससे। डिफरेंस क्या है? 0.67 का हमें को तो 0.00 है। हेड ऑफिस अकाउंट बंद क्लोजिंग में होगा। जो गिवन है हेड ऑफिस का बैलेंस दिया ही रहेगा, एडजस्टमेंट में किधर तो रहेगा। कंप्यूटर्स पे डेप्टी आएगा नहीं आएगा आएगा ना, दिया ना उन्होंने सर, क्या आएगा 60 पर नहीं किधर दिया। ट्रायल बैलेंस में क्या है, डेप्टी आएगा नहीं ट्रायल बैलेंस में नहीं आएगा, अदर तो डेपरी एडजस्टमेंट होता है ना। माइनस की डिफरेंस है कहाँ पे ट्रायल बैलेंस में जो फिक्स्ड एसेट दिखता है तुमको वो ग्रॉस रहता है, उसमें डेपरी नहीं हटा रहता है अभी तक। बैलेंस होगा तो लास्ट वीक का अगर 199 तो राउंड ऑफ होगा नहीं करना नहीं अवेलेबल 140.45 199
है, टैली हो रही है कोइंसिडेंटली। फास्ट क्वेश्चंस अपने को इसका करने का गरज नहीं है ब्रांच का, सब सिमिलर क्वेश्चंस ही है। मैं खाली लिस्ट आपको भेज दूंगा ग्रुप पे। टीवाई के वाला करेंगे अपन, पास एक ही बाकी है टीवाई के। हाँ लास्ट समय। हाँ बोलना। $1 का कि $0.1? $1 का आएगा तो लिखना पड़ेगा, बट किसी को $1 का भी नहीं आ रहा है वैसे। अच्छा, बट 2 डेसिमल तक लेने बोला था अपने को सामने, उसके लिए आया रहेगा। स्मिथ के पास ही। मैं तुमको ब्रांच का पास्ट क्वेश्चंस ग्रुप पे भेजा है, ठीक है? पहले जगह बेटा लगे इधर आके बैठ गया एग्जैक्ट है क्रॉस क्रॉस हो गया टैली। एक्सचेंज लॉस आता तो भी 0.6 और केएनएल तो भी टैली होता है। हाँ डाल देते पीएनएल में, वैसे भी टैली हो जाता। तो कोई भी करेगा राइट तो मिलेगा ना, क्योंकि यस मिलेगा मिलेगा। बट वो लोग ने ना स्पेसिफिकली 2 डेसिमल तक लेने बोले, मतलब वो लोग ने ऐसा ट्राई किया है कि तुम्हारा टैली हो जाएगा। अच्छा, मैं पास्ट क्वेश्चंस भेजा है उसमें, मतलब अभी ठीक है, अभी खोलो वोलो मत उसको, बट यू विल नोटिस कि ब्रांच इज अ क्वेश्चन जितना भी तुम अभी पिछले आई थिंक अराउंड 6-7 अटेम्प्ट्स तक जाओगे, इट हैज बीन आस्क्ड इन एवरी पेपर। ये चैप्टर से शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं, ठीक है? नहीं ऐसा कुछ नहीं आता ये, मतलब ऐसे ये लोग कभी स्किप आउट ही नहीं करते चैप्टर को। 10 से 15 मार्क का उतना भी 10 मार्क तक का आ जाता है, कभी कभी 5 मार्क का छोटा सम भी आता है, बट ऐसे आ जाता है। अभी एक्चुअली वी कांट से, बिकॉज दोनों अकाउंट्स एक ही पेपर है अभी। दे हैव मोर चैप्टर्स टू स्किप आउट इन द एग्जाम। बट वो लोग ने जो मार्किंग स्कीम दिया है ना, उसको हमने 60% जितना बोला है कि स्टैंडर्ड बराबर
बाकी ये सब स्टार्टिंग का चैप्टर 5-10% है, फ्रेमवर्क बराबर। पर बाकी का इनका ये सब ही है। हाँ, तो इसमें से आने का अच्छा चांस बनता है। हाँ, तो फिर एएस वो लोग 60-65% पूछेंगे। 30% ये बचता है मतलब। वो भी आउट ऑफ 120 है ना वो। हाँ बराबर, आउट ऑफ 120 है। कंसो भी आने का चांस है, कंसो भी इम्पोर्टेंट है। कंसो भी इम्पोर्टेंट है, कंसो और अमालगमेशन में से एक पूछ ही लेगा वो लोग। ब्रांच मोस्टली पूछ ही लेना चाहिए वो लोग जो कटेगा सर वो एएस ही कटेगा, बाकी सब पूछेंगे वो लोग मोस्टली। इसमें से एक आध काटेंगे वो लोग। टोटल कितने मार्क्स थे सर? 120 इंक्लूडिंग ऑप्शन, 120। उसमें उसमें से 100 करने के। बट अभी 120 नहीं रहेगा, अभी नए मार्किंग के हिसाब से इट शुड बी 114 शायद से। हाँ, वो 30 MCQ 14 into 5। हाँ, सर जो आप बोनस वाला बोल रहे थे वो रिकंस्ट्रक्शन ऑफ कंपनी। नहीं और पहले देखना 12th चैप्टर या कुछ तो है। बायबैक ऑफ सिक्योरिटी। हाँ, बायबैक वाला, बोनस वाला नहीं, सॉरी बायबैक वाला। बायबैक वाला कर रहे हैं। हाँ, ये स्नैन कल करेंगे वो। ये बायबैक आज उड़ा देंगे अपन, या फिर मोस्टली उड़ा देंगे। उन लोगों को तो कॉलेज एग्जाम में ऐसा किया, कॉलेज एग्जाम में फाउंडेशन का पीडीएफ दे दिया, बोला इधर से आएगा। इधर से आएगा। सर इन लोगों ने फॉरेन ब्रांचेस का एक अलग ही सेगमेंट बनाया है। अकेले फॉरेन ब्रांचेस 5 to 10%। मैं बोला ना, उसमें से वो लोग को पता नहीं, बहुत ऐसा फेवरेट है, उसमें से पूछते ही है, बट इतना डिफिकल्ट नहीं है। फॉरेन ब्रांचेस सबसे टाइम पास है। 5 to 10% मतलब या अब दे कुड आस्क सम ऑन फॉरेन ब्रांचेस डेफिनेटली, एक सब फिक्स है, मतलब ये लोग बोल रहे हैं फॉरेन ब्रांच का। बट वो वेटेज को अपन वैसा नहीं पकड़ सकता है। पहली बात तो एमसीक्यू में जा सकता है तुम्हारा वेटेज, और दूसरी बात ना, ये लोग का वेटेज डज नॉट मीन कि आएगा ही आएगा। अगर वो लोग ने वेटेज में डाला, पेपर में कुछ भी नहीं डाला, करता नहीं छोटा है चलेगा, बिकॉज दे विल एवरेज आउट द वेटेज ओवर 3-4 अटेम्प्ट्स। वैसा वो लोग का मतलब वेंदे से कि वेटेज है, मतलब 3-4 अटेम्प्ट पकड़ के इतना परसेंट आ जाएगा। एक में कोई दूसरे को पूरा 20% मार्क्स दे देगा, किसी और में दूसरे को ऐसा। चलो, बैलेंस शीट टैली हुआ तुम्हारा। वी हैव वन लास्ट सम टू डू फ्रॉम ब्रांच। तुम्हारा आई थिंक लास्ट सम है वो, प्रैक्टिकल क्वेश्चन का भी, 17th वाला। रिकंस्ट्रक्शन मतलब सीएफएस नहीं, रिकंस्ट्रक्शन इज रिकंस्ट्रक्शन। जहाँ पे कंपनी का हालत खराब हुआ पड़ा रहता है, तो अपन उसका हालत ठीक करते हैं वहाँ पे। तो कंपनी अकाउंट में आता है क्या वो? कंपनी अकाउंट रिकंस्ट्रक्शन आई थिंक अलग चैप्टर है। लोगों डायरेक्ट कंपनी अकाउंट 30 to 35% जिसमें हाँ, तो फिर उस हिसाब से कंपनी अकाउंट्स में आता है, वेटेज में उसके अंदर आता है। रिकंस्ट्रक्शन आई थिंक उसमें बायबैक भी रहना चाहिए, कैश फ्लो रहेगा, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ कंपनीज रहेगा। ये सब शेड्यूल 3 लोग है। P&L, बैलेंस शीट एंड कैश फ्लो, हाँ बायबैक एंड रिकंस्ट्रक्शन। हाँ बराबर। सर हम लोग को थ्योरी पूछते बोलो। थियरी एज इन जो एएस वाला है वैसे ही। अच्छा। अदरवाइज भी पूछ सकते हैं, बट वेरी रेयर है, सर 2-4 मार्क का पूछेंगे। तो लोगों ने सीएफएस को एएस में गिन लिया 55 to 60%। सीएफएस आई थिंक अमालगमेशन भी गिन लिया लग रहा है एएस में। एएस में गिन लिया, उसमें अभी तो लिस्ट बोला, उसमें अमालगमेशन नहीं था। हाँ, तो फिर इसमें तो ब्रांच से तो पूछेंगे फिर तुम लोग को, कुछ नहीं बचता इस तरफ। बायबैक भी पूछ लेंगे। बायबैक भी सिंपल चैप्टर है, बोल रहे ना आज अपन खत्म भी कर सकते हैं उसको। चलो 17th वाला उड़ाते हैं। लास्ट सम फ्रॉम ब्रांच। वॉशिंगटन ब्रांच ऑफ XYZ मुंबई सेंड द फॉलोइंग टीबी ऑन 31 दिसंबर। अरे फिर से यहाँ पे नहीं, इस बार वापस से ब्रांच आपका बाहर का है और आप मुंबई का है, ठीक है। सो इस बार सिर्फ ब्रांच का छोटा सा टीबी दिया है इन्होंने। एंड इन द बुक्स ऑफ HO ब्रांच अकाउंट स्टूड एज फॉलोज। तो ये क्या दिया है, रुपीज में दिया है तुमको। ये तुमको 2 रीजन से दिया है। क्या 2 रीजन से ये वाला डब्बा दिया है? एक तो क्लोजिंग बैलेंस HO अकाउंट इन ब्रांच बुक्स मालूम पड़ जाएगा, बिकॉज ब्रांच अकाउंट इन HO बुक्स का सेम ही रहता है। और गुड सेंड टू ब्रांच भी तुमको पता चल जाएगा, बराबर। गुड सेंड टू ब्रांच का भी तुम्हें कन्वर्जन करने का जरूरत नहीं है। HO के बुक्स में जो ब्रांच अकाउंट में रुपीज में गुड सेंड टू ब्रांच है, वही तुम्हारा आंसर बन जाएगा। गुड सेंड टू ब्रांच आर एट कॉस्ट प्लस 10%। ओहो। एंड ब्रांच सेल्स गुड्स एट इनवॉइस प्राइस प्लस 25%। मतलब समझाओगे मेरे को ये थोड़ा? 100 plus 10% and 110 plus 25%। 100 उसके बाद 110 और उसके बाद 110 पे प्लस 25%, बराबर कितना होता है?
27.5 127.5 37.5 ये सब हो रहा है. एक्सचेंज रेट्स दिया हुआ है. अच्छा, मशीनरी वाज अक्वायर्ड इन द पास्ट व्हेन एक्सचेंज रेट वाज डॉलर इक्वल टू 40. ओरिजिनल रेट भी दे दिया है, बाकी के भी एक्सचेंज ओपनिंग क्लोजिंग एवरेज दे दिया है. मशीन इज डेप्रिशिएटेड एट 10% एंड ब्रांच मैनेजर इज एंटाइटल्ड टू 5% ऑफ प्रॉफिट्स ऑफ द ब्रांच. कुछ बिफोर आफ्टर कमीशन नहीं दिया, मतलब नॉर्मल नेट प्रॉफिट का 5% है. You are required to prepare branch trading P&L in dollars, convert trial balance of branch into Indian currency and prepare branch trading P&L and branch account in the books of HO. एक सेकेंड, क्या पूछा है यहाँ पे? एक्स्ट्रा पूछा है कुछ तो. पहले ब्रांच ट्रेडिंग P&L डॉलर में बनाना ही है पहले, मतलब पहले आपको सीधा कन्वर्ट नहीं करना है, फिर कन्वर्ट करके वापस से HO के बुक्स में रुपीज में भी बनाना है. ठीक है, पहले अपन ब्रांच को चुपचाप डॉलर में बनाते ट्रेडिंग P&L को, और यहाँ पे ना HO के बुक्स में एटलीस्ट जब तुम आओगे तुमको ये 100, 110 और 137.5 का कुछ करना भी पड़ेगा. आप लोगों को स्टॉक रिजर्व के बारे में मतलब सोचना पड़ेगा इसमें. चलो तो अभी करते हैं अपन. सबसे पहले क्या करेंगे, हाँ इधर ब्रांच फॉरेन करेंसी में, अपन रुपीज में ब्रांच HO को बुक्स भेज रहे हैं तो कन्वर्ट करके भेजिए. हाँ, बट पहले ब्रांच क्या कर रहे हैं, ये सम के हिसाब से ब्रांच सबसे पहले खुद का डॉलर्स में खुद का ब्रांच ट्रेडिंग P&L बना रहे हैं, तो पहले अपन वो करेंगे. तो ब्रांच ट्रेडिंग एंड P&L बनाते हैं पहले डॉलर में. फर्स्ट पार्ट में पूछा है वो ब्रांच ही बनाएगा ना, या वो ब्रांच ही बनाना चाहिए एक्चुअली. फर्स्ट वाला तो डायरेक्ट ट्रायल में उधर डालने का ही है. यस यस, ये वाला फटाफट बना दो, इसमें कुछ नहीं है. तो फर्स्ट वाला ब्रांच के बुक में होगा ना. यस, मतलब इट इज नॉट रियली इम्पोर्टेंट कौन बना रहा है, बट आइडियली ब्रांच ही बनाना चाहिए. हाँ इंटीग्रल ही है, दिया नहीं तब तक इंटीग्रल. ब्रांच वाले में नहीं आएगा, बट आपको यहाँ पे वापस से क्लोजिंग स्टॉक दिया नहीं है. इनवॉइस प्राइस प्लस 25%, 25 बाई 125. हाँ हाँ, यू कैन से दैट. या तो सीधा 25 बाई 125 करेगा तो भी सेम आंसर आएगा. ब्रांच अपना गुड्स, तो सेल्स से हम लोग जीपी मिलेगा. हाँ सेल्स से जीपी मिलेगा, फिर क्लोजिंग स्टॉक मिलेगा. हाँ बराबर. तो 84,000 में वो 125 1600 है क्या? यस, 16,800 आ रहा है मेरे को. टू एक्सपेंस 500, 5,000. गुड्स इनटू ब्रांच में 10% ऐड होगा ना. गुड्स एंड टू ब्रांच, ये ब्रांच का टीबी है ना, तो उसने ऑलरेडी उसके कॉस्ट पे लिखा रहेगा. ये इन्फॉर्म तुमको ब्रांच बता रहा है ना. अरे वॉशिंग इन द बुक्स ऑफ HO है ना. बट पहले ब्रांच ट्रेडिंग P&L जब तुम डॉलर में बना रहे हैं तो ये ट्रायल बैलेंस ऑफ ब्रांच इन डॉलर तुमको ब्रांच सप्लाई कर रहा है, तो ब्रांच को तो उसका कॉस्ट ही पता है ना, मतलब ब्रांच को 110 ही पता है. हाँ तो वही इसमें 29 उसमें ऐड होगा. इसमें
इसमें 10% ऐड होगा। कौन से वाले में? ये जो वॉशिंगटन ब्रांच में गुड्स सेंड टू नहीं नहीं, बिकॉज एचओ 110 पे भेजेगा ना ब्रांच को, तो रिकॉर्ड भी 110 पे ही करेगा। ब्रांच एडजस्टमेंट एचओ क्या करेगा, एचओ ब्रांच को गुड्स सप्लाई करने पे भी ग्रॉस प्रॉफिट कमाता है 10% का। ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट वो अपन डिपेंडेंट ब्रांचेस में करते थे। 25%। ये मैनेजर कमीशन कितना आएगा? 16,800 माइनस 7,400, उसका 5%, 9,470 बराबर, 9,400 का 5% ना। और ये क्लोजिंग स्टॉक वैसे कितना आता है? 8,000। ठीक है, तुम्हारा ट्रेडिंग पीएनएल तो बन गया। कमीशन वाला समझो। कमीशन वाला कुछ नहीं, आपका जो नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन है 16,800 माइनस 5,000 माइनस 2,400, अभी तक जो भी आया उसका 5% उसको देने का है। बोला नहीं, इट इज जस्ट मैनेजर इज गिवन कमीशन एट 5% ऑफ प्रॉफिट्स ऑफ द ब्रांच। तो पहले ब्रांच ने जितना प्रॉफिट कमाया उसमें से 5% मैनेजर का, बचा हुआ 95 फाइनल नेट प्रॉफिट। इन्होंने सिर्फ ट्रेडिंग पीएनएल ही मांगा ना, बैलेंस शीट नहीं मांगा। ठीक है, तो अभी कन्वर्ट वाला करेंगे अपन। अरे यार कितना गलत कर ये बोल रहा ना है होए तो झुझुन दी। तू बोल रहा तो सारे लाइक भी मैं भी आया था। बोले चला है लेना ही पड़ा कैरिंग वाला चाहिए। अच्छा ये टीवी कन्वर्टेड टीवी ये बेसिस पे बनेगा ये। और ठीक है, लिखा तो भी ठीक, नहीं तो भी ठीक। इसमें ऑलरेडी मेड द डॉलर ट्रेडिंग सर इतना मेहनत करे उसमें भी वापस बना है, उसके जगह पे जो ट्रेडिंग एंड पीएनएल बना है उसमें डायरेक्ट डिवाइड करके बट यू विल नॉट गेट द फॉरेक्स गेन लॉस ना। ये मैंने साल पर
Sir, इसमें escrow account will be 8,60,000 now. कितना आ रहा है एक्सचेंज गेन लॉस? रोहन बोल। हम लोग ही सब यार। अब तू टेंशन नहीं ले भाई। आवाज़ है वो टेंशन नहीं ले। बता रहा है। And they told the Paridar. किस तरफ? ये हाथ ताके सुबह आते कहते हैं हाथ रहा 47,000 लॉस में आ रहा है ना डेबिट? मैं ना ट्रेडिंग पीएनएल बनेगा अभी आराम से। और ये वाले ट्रेडिंग पीएनएल में ध्यान रखना, आपका पिछले बार जैसे आपने ग्रॉस प्रॉफिट निकाला, इस बार नहीं निकालने का जरूरत है। अब आपको क्लोजिंग स्टॉक पता है डॉलर्स में, यू विल जस्ट हैव टू डायरेक्टली कन्वर्ट एंड राइट द क्लोजिंग स्टॉक। आपने अभी पिछले बार में क्लोजिंग स्टॉक निकाल लिया, बैलेंसिंग फिगर आएगा इज्जत में। यू हैव द क्लोजिंग स्टॉक नाउ, $8,000 निकाल लिया आपने, उसको क्लोजिंग रेट पे मल्टीप्लाई करके खाली लिख दो। आपको बाकी सब पता ही है, ओपनिंग, गुड्स सेंड टू ब्रांच, सेल्स वगैरह। यू जस्ट हैव टू डायरेक्टली कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट नॉर्मली। इस बार आपको कुछ इंटू 25 125 नहीं करना पड़ेगा। ट्रेडिंग बनाना पड़ेगा। ट्रेडिंग पीएनएल में खाली बोल रहा हूँ, जीपी इस बार कैलकुलेट नहीं करना है, नॉर्मल बैलेंसिंग फिगर जैसा आएगा। ये फिर से बैलेंस शीट नहीं है, खाली ट्रेडिंग पीएनएल ही पूछा है। 47 लॉस आ रहा है। एंड ब्रांच अकाउंट ठीक है, वो बाद में बनाते हैं। The question for answer नहीं। क्लोजिंग स्टॉक विल बी डायरेक्टली $8,000 इंटू जो भी होता है 48 आपका। 384 GB
890 done, right? आ गया ना। कितना 890 आ जाओ। आओ जो टैली अमाउंट। अरे ये देख 0 कम है। अरे हमारा नहीं हमारा। 898 अभी इसमें खाली आपको वही ध्यान में रखने का 2-3 चीज। आपका एक्सपेंसेस तो आ जाएगा जो भी 5000 इंटू जो भी किया रहेगा आपने। हाँ, मशीनरी का डेप्री कैसे लिखोगे? जो वैल्यू आया उस पे निकालेंगे ना। यस, आपने फिक्स्ड असेट्स का क्या वैल्यू निकाला अभी? 960 रुपीज में निकाला, उस पे 10%, 96,000। पहले वाला वैल्यू यूज नहीं कर सकते। या तो करोगे तो इन वे सेम आंसर आएगा, पहला वाला डेप्री इंटू भी 40 ही होगा, ओरिजिनल रेट ही होगा। अच्छा, अभी मैनेजर का कमीशन ध्यान से कैसे निकालोगे? नहीं, इसमें से नहीं करोगे आप। आपको वो जो भी आया था, वो क्या आया था तभी? 470, उसको आप एवरेज रेट पे मल्टीप्लाई करना चाहिए बिकॉज इट्स एन एक्सपेंस, बट आपके पास वो खर्चे का स्पॉट रेट अवेलेबल है इन अ वे। वो वाला खर्चा तो आपको डेफिनेटली पता है लास्ट डेट पे ही हुआ है, तो उसके लिए आप उसके लिए क्लोजिंग रेट यूज करोगे। समझा आपको? यू आर यूजिंग द क्लोजिंग रेट एज द स्पॉट रेट, नॉट एज एनीथिंग एल्स, ठीक है? बिकॉज आपको पता है आप मैनेजर को कमीशन आखिरी दिन पे ही देने वाले हो। बट इसमें वैसे नहीं कर सकते, जीपी का वैल्यू माइनस एक्सपेंस माइनस डेप्रिसिएशन। नहीं, बिकॉज आपको कमीशन जो है एक्चुअली डॉलर में पे किया जा रहा है, इट इज नॉट बेस्ड ऑन रूपी नेट प्रॉफिट। मैनेजर को ये बेसिस पे कमीशन नहीं मिल रहा है, तो उसको $470 ही कमीशन मिलेगा। आप रुपीज में जो भी पीएनएल बैलेंस शीट बनाओ, उसको 470 को मैं मल्टीप्लाई करूंगा कितने से? 48, विच इज द स्पॉट रेट फॉर दिस ट्रांजैक्शन। ठीक है, डेप्री हो गया, कमीशन हो गया, 492.40। फिर और एक क्या था इसमें? डेप्री, कमीशन और ऊपर में और एक्सचेंज लॉस डालना भाई। हो गया। 47 था ना? ठीक है, हो गया। कितना? 492.40। फिर उन्होंने एक ब्रांच अकाउंट पूछा है बनाने को। और एक बना है। सर जो कमीशन है वो डायरेक्ट 9/48 करेंगे। हाँ, क्यों सर? बिकॉज वो कमीशन तुम रुपीज में कोई पीएनएल बना रहे हो उससे चेंज नहीं होने वाला है, मैनेजर डॉलर के हिसाब से कमीशन लेगा। अच्छा, ब्रांच अकाउंट तुम्हारा खत्म किधर हुआ था? देखो, सम में एक ब्रांच अकाउंट है। सर, हाँ। उसमें ग्रॉस प्रॉफिट कैसे मिलेगा? मतलब वो 120 वो डिवाइड करके नहीं, यू हैव द क्लोजिंग स्टॉक दिस टाइम ना, वो एडजस्ट $8,000। एडजस्टमेंट होता है 5,000। ऐसा अपन ने पिछले बार डॉलर में बनाने के टाइम ढूंढ लिया ना। हाँ। तो नाउ जीपी विल बी अ नॉर्मल बैलेंसिंग फिगर। स्टॉक रिजर्व का आना चाहिए, बट तू ब्रांच का ट्रेडिंग पीएनएल बना रहा है। स्टॉक रिजर्व किसके पीएनएल में आता है? उसके लिए नहीं आ रहा है, वरना आएगा। आता था, यस। कमीशन ट्रायल बैलेंस में ले सकते हैं ना, एक ही इफेक्ट। कौन सा कमीशन? मैनेजर वाला? मैनेजर वाला कमीशन ट्रायल बैलेंस में नहीं ले सकते हो, वो उसका 2 इफेक्ट आएगा। वो आउटस्टैंडिंग कमीशन बैलेंस शीट में भी जाएगा, अपन बना नहीं रहे। ये चलो, वी हैव टू नाउ मेक ब्रांच अकाउंट इन बुक्स ऑफ एचओ। उन्होंने ऑलरेडी एक ब्रांच अकाउंट आपको दिया है सब में, ठीक है? वो टाइम पास हो गया। वो खत्म कितने वैल्यू पे हो रहा है? अब आप 860 से चालू करोगे। किस तरफ डेबिट में आएगा? 860 किधर आएगा? डेबिट में आएगा। एचओ के बुक्स में ब्रांच अकाउंट है, ठीक है? टू बैलेंस बॉट डाउन 860। सर पर ओपी कैसे होगा? तो यही अकाउंट हो सकता है ना? हाँ, तो
तो फिर 860 से चालू किया, वो 810 से चालू किया। 810 से चालू करेगा तो तेरे को बेसिकली क्वेश्चन कॉपी करना पड़ेगा। क्वेश्चन कॉपी करने का गरज नहीं है, क्वेश्चन का 860 से मैं चालू कर रहा हूँ। ऐसा समझ में ब्रांच अकाउंट का खाली सेकेंड हाफ बना रहा हूँ, फर्स्ट हाफ तो दिया है ना क्वेश्चन में वैसा। हाँ भाई, अभी व्हाट इज हैपनिंग विद द ब्रांच अकाउंट में क्या बनेगा? सी यू हैव टू अंडरस्टैंड, आप लोग ने ब्रांच अकाउंट में ना यू हैव ऑलरेडी मेड द पीएनएल, यू हैव नॉट मेड द बैलेंस शीट। हाँ, स्टॉक रिजर्व ब्रांच अकाउंट में नहीं आएगा। अच्छा, यू हैव ऑलरेडी मेड द पीएनएल, तो ब्रांच अकाउंट में पहले तो नेट प्रॉफिट ट्रांसफर करेंगे अपन, मतलब एचओ के बुक्स के ब्रांच अकाउंट में, बराबर। तो ब्रांच अकाउंट में नेट प्रॉफिट कैसे ट्रांसफर होगा, मतलब किस तरफ लिखो? डेबिट साइड पे आपका इन्वेस्टमेंट इन ब्रांच बढ़ जाएगा नेट प्रॉफिट से। ब्रांच अकाउंट डेबिट टू नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट कौन सा लेंगे? रुपीस में बना रहे हो, ये लोगे 490 240 लोगे आप, ये करते ही। अच्छा, आप ब्रांच अकाउंट एचओ बुक्स में ब्रांच अकाउंट को कैसे यूज करते हो? ईयर एंड पे आप ब्रांच के सारे असेट लायबिलिटी इनकम एक्सपेंस ले आते हो। मैं ये करके क्या ले आया? इनकम एक्सपेंस ले आया। अब क्या मैंने बैलेंस शीट नहीं बनाया, तो मैंने अभी तक क्या नहीं लाया है ब्रांच का, वो लेके आने का है खाली। समझा आपको? तो ये लोग ने बेसिकली क्या किया है, अपने से बैलेंस शीट बनवाने की जगह उसकी जगह ब्रांच अकाउंट बनवाया, बिकॉज ब्रांच अकाउंट में अब अपने को एनी हाउ सारे ब्रांच के असेट लायबिलिटी लेके आने पड़ेंगे। तो असेट लायबिलिटी एचओ बुक्स में आप लाते कैसे हो, क्या एंट्री से लाते हो? एसेट डेबिट टू ब्रांच और ब्रांच टू लायबिलिटी, बस वही करने का इस लेजर में। सारे असेट्स डेबिट करो टू ब्रांच, मतलब किस तरफ लिखो असेट्स को? बाय क्या क्या आएंगे बस असेट्स? बाय मशीनरी एंड बाय बैंक। मशीनरी का वैल्यू अपडेट होगा, 10% कम हो जाएगा, 9,60,000 माइनस 10% हो जाएगा वो, तो 96 ना 8,64 बराबर। और वो कितना है तुम्हारा? टीबी से तुमको पता होगा कि तुम्हारा बैंक या क्या है, और क्या क्या है? वो बैंक है। और डेटर वेटर है, क्लोजिंग स्टॉक भी है, डेटर्स भी है। ठीक है, डेटर्स कितना? 230,400। और क्लोजिंग स्टॉक अपन ने वो ट्रेडिंग में लिखा होगा, ठीक है। आई थिंक इतने ही असेट्स है टीबी में भी। टीबी में और कुछ नहीं है ना असेट ऐसा, ठीक है। लाइबिलिटीज क्या क्या है? क्रेडिटर है, और अभी तुमने कोई एडजस्टमेंट एंट्रीज किया उसका देखो, ये मैनेजर कमीशन आउटस्टैंडिंग है, टू कमीशन आउटस्टैंडिंग। क्रेडिटर्स कितना? 163,200। इट्स अ एडजस्टमेंट ना, टीबी आइटम नहीं था तो दो इफेक्ट आएगा, कमीशन आउटस्टैंडिंग रहेगा ना। फॉरेक्स तो टीबी आइटम है एक्चुअली, इवन दो इट्स अ बैलेंसिंग फिगर। कितना कमीशन? एक ही मिनट, हाँ वो डेप्री का, हाँ डेप्री का इफेक्ट दे दिया तुमने, सेकंड इफेक्ट नेट में चला गया बराबर। अभी ये देखो ऑटोमेटिकली वैसे टैली हो जाना चाहिए, बिकॉज तुमने ब्रांच अकाउंट इज द नेटवर्थ, तुमने नेटवर्थ के सामने असेट लायबिलिटी ले आए, वैसे टैली हो जाना चाहिए ये। हो गया 1536 1536 दोनों तरफ आता है। ठीक है, डन। चलो एक लास्ट चीज छोटा सा बाकी वो करके जाते हैं अपन, अपना एमसीक्यूज है वो करके फिर अपन नेक्स्ट चैप्टर में एमसीक्यू एक कर लेते हैं, वो अपन ने आई थिंक किया नहीं है, उड़ा देते, सिंपल इनफ ही रहेगा। मैं एमसीक्यू के लिए रुकना पड़ता है बिकॉज इसमें फॉरेन ब्रांच में से भी एमसीक्यू हो सकता है, सब टॉपिक के बाद ही कर सकते हैं अपन ये। इफ गुड्स आर इनवॉइस्ड टू ब्रांचेस एट कॉस्ट, ट्रेडिंग रिजल्ट्स ऑफ द ब्रांच कैन बी असर्टेन्ड बाय बोथ ए एंड बी, बराबर, इसमें ऐसा कुछ नहीं। अंडर ब्रांच ट्रेडिंग इन पीएनएल अकाउंट मेथड, दोनों होगा ना, एक तो एचओ बनाता भी है उसका पीएनएल ब्रांच का अलग अलग से, और हर ब्रांच को अलग ब्रांच भी मानता है वो, तो क्या अगेन इट विल बी सी बोथ ए एंड बी। थर्ड वाला, गुड्स में भी इनवॉइस टू ब्रांच एट, अगेन कॉस्ट, सेलिंग प्राइस, होलसेल प्राइस, सब मेथड है अपने पास।
नहीं, हाँ एक्चुअली आइदर ए और बी ज्यादा अप्रोप्रिएट आंसर है, बट बोथ ए एंड बी एक्चुअली दोनों का मीनिंग सेम है एक्चुअली। तो या तो इस पे या इस पे करेगा, बट देन यू कैन आर्ग्यू कि कॉस्ट और सेलिंग प्राइस भी तो एक ही ऑप्शन में लिखा है। स्टूपिड ऑप्शन है सी और डी। फोर्थ, अंडर डेटर्स मेथड ओपनिंग बैलेंस, डेटर्स मेथड आपका वो सिर्फ ब्रांच अकाउंट बनाने वाला, ओपनिंग बैलेंस ऑफ डेटर्स इज डेबिटेड टू ब्रांच अकाउंट। एक तो ब्रांच अकाउंट बनाते हैं, उसमें डेबिट में सारे असेट्स लिखते हैं अपन, तो डेबिटेड टू ब्रांच अकाउंट। लास्ट, कॉस्ट ऑफ गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच विल हैव फॉलोइंग इफेक्ट। ये स्टॉक एंड डेटर्स मेथड लग रहा है देख के वैसे। गुड्स सेंड टू, अच्छा आपको जब ब्रांच को स्टॉक मिलता है स्टॉक एंड डेटर्स मेथड में, तो क्या एंट्री करता है? ब्रांच स्टॉक डेबिट टू गुड्स सेंड टू ब्रांच, तो उसका उल्टा होगा रिटर्न करेगा तो गुड्स सेंड टू ब्रांच स्टॉक होगा। तो क्या आंसर है? बोथ ए एंड बी बराबर। गुड्स सेंड टू ब्रांच डेबिट, ब्रांच स्टॉक क्रेडिट। बेसिकली जर्नल एंट्री लिखा है उन्होंने दोनों ऑप्शन में। ठीक है, नाउ वी आर डन विथ ब्रांच वाला चैप्टर। ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन है, ब्रांच अकाउंट में आपने एसेट्स और लायबिलिटीज क्यों डेबिट किया? बिकॉज वो लोग ने ब्रांच अकाउंट बनाने बोला है। एचओ बुक्स में ब्रांच अकाउंट में क्या क्या ट्रांजैक्शंस हो सकते हैं? गुड्स सेंड टू ब्रांच, मनी रिसीव फ्रॉम ब्रांच, वो तो उन्होंने क्वेश्चन में दे दिया है। उसके बाद ईयर एंड पे क्या ट्रांजैक्शंस हो सकते हैं? ट्रांसफर ऑल पीएनएल आइटम्स, ट्रांसफर ऑल बैलेंस शीट आइटम्स। सिंस अपन पीएनएल बना चुके हैं तो नेट प्रॉफिट आ चुका है, सो बाय दैट वे वी हैव ट्रांसफर्ड ऑल पीएनएल आइटम्स। तो वही बैलेंस शीट आइटम्स ट्रांसफर करना ही बाकी था, मतलब और कुछ सम में सॉल्व करने के लिए बाकी नहीं था। वो नेट प्रॉफिट और कमीशन तो इंक्लूडेड मतलब था ना, तो फिर क्यों हमने दो इफेक्ट आएगा, कमीशन इज एन एडजस्टमेंट, ट्रायल बैलेंस आइटम नहीं है, उसके लिए दो इफेक्ट आ रहे हैं। एक पीएनएल में गया, एक लाइबिलिटी में आउटस्टैंडिंग करके गया। ठीक है, चलो वी आर डन विद ब्रांच। टेक का छोटा ब्रेक।